नमस्ते, नमस्कार, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और थोड़ा सा लेट था, कुछ होली का भी टाइमिंग था, थोड़ा सा तबीयत हाथ में नहीं था, इसी के लिए कैमरा पे नहीं आ रहे थे। और ये वायसराय का सेशन काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। और चलिए आज इसको ख़त्म करके छोड़ेंगे। ये हम सोच के आए हैं कि आज वायसराय को ख़त्म कर देना है, ठीक है, और भारत से इसको भगा देना है। और इसके जगह पर किसको लाना है? राष्ट्रपति को लाना है। यही हुआ था जब गवर्नर जनरल का पद, वायसराय का पद, बंगाल पहले भारत का गवर्नर आया, फिर भारत का गवर्नर जनरल आया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हट के फिर से भारत का गवर्नर जनरल आता है, उसके बाद फिर से भारत का वायसराय आता है। और इस सबको जब हम लोग यहाँ से भगा देते हैं तो दौर शुरू होता है वह जब यह वायसराय की जगह पर राष्ट्रपति पद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो स्थापित करती है। तो इस चीज़ को हम बड़ी अच्छा तरह से समझेंगे और समझ भी रहे हैं। तो चलिए आज इसको वायसराय और गवर्नर जनरल के सेशन को हम ख़त्म करेंगे। तो हमने बता दिया कि किसके वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, और हम जो सार संग्रह का जो सेशन चल रहा है और जो विज्ञान मंथन का, उसमें हम लिखने में काफ़ी टाइम लगता था। लिखना मिटाना, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो लिखना पड़ता था, जिसके वजह से हमने सोचा कि वो जो टाइपिंग का है बड़ा अच्छा ऐप है, जिसके वजह से लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ आप बोलिएगा तो वो टाइप हो जाएगा। और टाइप होने के बाद फिर उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके और वो कर लेते हैं, तो बड़ा आसानी होता है, समय का बहुत बचत होता है। उसमें सिर्फ हम नहीं होते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे सिवा सब कुछ होता है उस वीडियो में। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस गवर्नर जनरल का सेशन और वायसराय का सेशन का क्या हुआ था आखिर, उसके बाद कौन आया उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आता है लॉर्ड मिंटो के बारे में जानेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में जानते हैं। समय जान लीजिए 1905 से 1910, समय क्लियर हो गया। 1905 से 1910 तक कौन था? लॉर्ड मिंटो थे। क्लियर। अब क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इस लॉर्ड मिंटो को नकारात्मक छवि के रूप में जानते हैं, इसको निगेटिव सेंस में लेते हैं हम लोग भारतवासी। क्या क्या एक निगेटिव काम किया था हम लोगों के लिए, उसको लेकर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुआ ढाका में, किसके अध्यक्षता में? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उस समय जो वायसराय रहते हैं वो थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना होता है कहाँ पर? ढाका में। अध्यक्ष कौन होते हैं? सलीमुल्लाह खां अध्यक्ष होता है और आगा खां अध्यक्ष होता है। तो ये दोनों जब मुस्लिम लीग की स्थापना किया था उस समय लॉर्ड मिंटो ही था। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, 1907 का जब कांग्रेस विभाजन होता है, जिसमें नरम दल और गरम दल में दो गुटों में कांग्रेस बंट जाता है, उस समय कांग्रेस विभाजन जब होता है उस समय भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही रहता है। देखिए, जितना भी इसके समय में काम हुआ है वो पेपर में सीधे छाप देता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। और हम बड़ी आसानी से, बड़ी आसान भाषा में हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास, कि आपको याद हो जाए तत्काल ही। क्योंकि गवर्नर जनरल का सेशन काफ़ी हार्ड माना जाता है और याद हमको भी याद नहीं होता था, चाहे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको याद नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम ये आपको आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, 1907 का जो कांग्रेस विभाजन हुआ है उस समय भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही था। क्लियर हो गया। चलिए, अब 1909 में क्या हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम चला। ठीक है, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब चला उस समय भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही था। ठीक है, तो ये उस समय मिंटो वायसराय था भारत का। अब देखिए क्या होता है, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में हुआ क्या था, तो मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन जो है वो किया गया था। और ख़ासकर यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय इसलिए किया गया था कि अलग अलग कर देंगे। उसका एक ही नेचर रहता था कि किसी भी तरह इसका जो आपसी भाईचारा है उसको तोड़कर, आपसी भाईचारा को तोड़कर, और किसी भी स्थिति में भारत के ताकत को कमज़ोर करने का मुख्य उद्देश्य यही था उसका। तो वही बात हुआ, फूट डालो राज करो की नीति, जो कुछ भी हुआ। और मुस्लिमों के लिए जो अलग निर्वाचन की जो व्यवस्था किया गया,
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत 1909 में, उस समय भी कौन था? लॉर्ड मिंटो ही था। अब आते हैं कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में पहली बार एस.पी. सिन्हा की नियुक्ति किया गया। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। देखिए, जब भारत में जब ये गवर्नर जनरल का जो टाइमिंग चल रहा था, उसका एक काउंसिल होता था, उस काउंसिल में एस.पी. सिन्हा को नियुक्त किया गया, जो एक भारतीय थे। पहली बार यह भारतीयों को मौका मिला, जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था उसमें नियुक्ति, उसमें काम करने का इनको मतलब कि अवसर मिला। ठीक है, तो वह भी जो था वह भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में ही था। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि 63वां पर आयरन नहीं किया हुआ है, तो देखिए जनरल कंपटीशन का बच्चा उतने ध्यान देगा तो कैसे काम चलेगा? आयरन करेंगे और आयरन कर्ल पहनेंगे तो फिर दिखते हैं, आयरन हैते नहीं है तो होगा कहाँ से? और आयरन है भी तो समय नहीं है कि आयरन करके पहना जाए। इस चीज़ को याद रखिए। ऐसे भी जनरल बड़ा अच्छा एक बात एक आदमी कहा गया है कि जनरल कंपटीशन का बच्चा का जो है ना, माथा का केस कैसे उड़ता है? टेंशन से उड़ता है, और वो अपना लुक से ज़्यादा बुक पर ध्यान देता है। तो चलिए, इसलिए मत सोचिए कि हाँ कपड़ा लत्ता तो बहुत है, अब जरूरी है कि जेंटलमैन के पढ़ा रहा है, जेंटलमैन बन के पढ़ा रहा है वही टीचर है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा। क्या है कि बहुत ऐसे जहाँ हमको कुछ सीखने को मिलता है और जहाँ हम किसी भी चीज़ को बड़ी आसान भाषा में समझ जाते हैं, वही हमारा सबसे अच्छा संस्थान होता है और सबसे अच्छा टीचर वही होता है। हम तो यही जानते हैं। और लोगों का अलग अलग अपना ये होगा कि हाँ एकदम जेंटलमैन टाइप का जो होगा वही टीचर है, तो गलत धारणा है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, जो भी लोग ऐसा सोच रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला टॉपिक पर। देखिए, तो हम जान गए लॉर्ड मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय क्या था? नकारात्मक छवि के लिए किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस विभाजन के समय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार के समय, तो नाम से ही पता है कि लॉर्ड मिंटो है। उसका गवर्नर जनरल के काउंसिल में एस.पी. सिन्हा की नियुक्ति के समय भी जो है वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही था। आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। इसका समय जान ले, 1910 से 16। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो समय है वो 1910 से 16 है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। दिल्ली दरबार लगता है। देखिए 1905 में, समझिए पहले क्या होता है कि बंगाल, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और बंगाल विभाजन किया कौन था? कर्जनवा किया था 1905 में। इस चीज़ को तो हम आपको पढ़ाए ही है लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने का काम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करता है। और यह कब हुआ था? दिल्ली दरबार लगा हुआ था, और उसी दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि अब बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और बंगाल से अलग एक बिहार राज्य की स्थापना किया जाएगा। यह घोषणा 1912 में किया गया था, ये घोषणा किया गया था। ठीक है, और 1911 में यह, अच्छा 1911 के जो दिल्ली दरबार था उसमें, यह जान लीजिए दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। और यह घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन रद्द होता है और बंगाल से अलग स्टेट का मतलब नया निर्माण होगा बिहार के रूप में। बहुत लोग कन्फ्यूजियल रहते हैं कि बिहार से बंगाल अलग हुआ है क्या? तो नहीं, बंगाल से अलग हुआ है बिहार। पहले बंगाल एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बहुत बड़ा स्टेट के रूप में हुआ करता था, तो वही। और उसी दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा कर दिया गया कि दिल्ली अब भारत की राजधानी होगी। तो इस चीज़ को हम जान गए किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। क्लियर हो गया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पे कहता है कि बिहार राज्य, यह भी हम आपको बताएं कि बिहार राज्य की स्थापना 1912 में, 11 में घोषणा किया गया और 12 में यह लागू कर दिया गया। एक चीज़ और जान लीजिए, यही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना किया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना किया गया। तो यह क्वेश्चन सीधे पेपर में आता है कि मदन मोहन, सब जानता है कि BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय किया है, लेकिन कब हुआ? तो 1916 में हुआ। और किसके समय?
उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था वह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उस समय वायसराय था। चलिए आते हैं अगला जो है चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जानेंगे क्या हुआ था। 1916 से 1921 तक का इसका सेशन माना जाता है। 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड अपना कार्य करते हैं। तो क्या था इसका कार्य, सो जानेंगे। देखिए 1916 में होम रूल के आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन चला था, जो एक आयरिश महिलाओं के द्वारा चलाया गया था आयरलैंड के द्वारा, ठीक है। और उसका केंद्र कहाँ बनाया गया था? मद्रास में बनाया गया था। क्लियर। और एक चीज़ जान ले कि बाल गंगाधर तिलक जो है इसी होम रूल का जो होम रूल जो लीग था इसका केंद्र कहाँ स्थापित किए थे? तो पुणे में। तो आयरिश की महिला जो आयरलैंड से थी उन लोगों का जो होम रूल का जो केंद्र बनाए थे वो मद्रास में, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ बनवाए थे? तो वो पुणे में बनवाए थे। चलिए 1919 में रॉलेट एक्ट, काला कानून आया, तो उस समय चेम्सफोर्ड ही थे। अब जानिए काला कानून क्या था। तो काला कानून था कि शक के आधार पर जो है किसी को भी पकड़ के जेल में रख देना, यही काला कानून था रॉलेट एक्ट। कि शक, किसी पर भी शक हो जाए तो उसको पकड़ के जेल में रख दिया जाए। तो इसी शक के वजह से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके चलते गिरफ्तारी होने के चलते 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 में ही क्या हुआ कि एक सभा का आयोजन किया गया था, सभी भारतीय मिलकर उनके गिरफ्तारी के विरोध में कि क्यों आखिर उनका गिरफ्तारी हुआ। और वो काफ़ी नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे उस समय। उनका गिरफ्तारी के लेकर एक जो जालिया वाला एक बाग था वहीं पर बैठ के सभी लोग सभा कर रहे थे। और उसी समय जब जनरल डायर को यह खबर मिलता है कि ऐसा ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है, तो वह बिना आदेश दिए हुए गोली चलाने का आदेश दे देता है। और उसमें हजारों के हजार संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 का यह जालियावाला बाग हत्याकांड के रूप में हम जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट के समय भी वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड ही था। क्लियर। चलिए अब देख लीजिए 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। तो खिलाफत आंदोलन के समय भी चेम्सफोर्ड ही था, इसको याद रखेंगे। अब देखिए चेम्सफोर्ड के समय क्या क्या चीज़ हुआ वो हम लिख दिए आपको, ठीक है। तो 1919 का खिलाफत आंदोलन भी ये इसी के समय था, चेम्सफोर्ड के समय ही। अब 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, याद रखिए 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। क्लियर। चलिए अब आते हैं लॉर्ड इरविन पर। लॉर्ड इरविन के बारे में जानेंगे कि 1926 से 31 तक का उनका जो समय होता है उसमें वह क्या क्या करता है भारत के लिए, ठीक है, उसको हम जानेंगे। देखिए 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था उस समय लॉर्ड इरविन ही था, ठीक है। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, उस समय लॉर्ड इरविन ही जो था वह वायसराय था। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय आखिर साइमन कमीशन था क्या? तो साइमन कमीशन जो था उसमें एक को भारतीय नहीं था, सब के सब अंग्रेज़ था, सब के सब अंग्रेज़ था। और वह जब आया तो वह कहता है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग आप अपना संविधान बनाइए। तो भारतवासी कहा कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे, उसका विरोध किया गया, क्या कि उसमें भारतीय कोई था ही नहीं, वो अपना अकॉर्डिंग संविधान बना के चल जाता। तो वह चुनौती दिया कि भाई ठीक है, तुम अगर हमारा विरोध कर रहे हो। और उसी विरोध में लाला लाजपत राय ने एक बहुत बड़ा बात कहा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देते हैं लाला लाजपत राय और कहते हैं कि साइमन कमीशन गो बैक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन गो बैक किसका कथन है, किसका नारा है? तो लाला लाजपत राय। तो जब अंग्रेज जब एक चुनौती कहता है कि भाई ठीक है, जब तुम हमारा बात नहीं मान रहे हो तो क्या तुम अपना संविधान खुद बना सकते हो, तुम्हारा कुछ रिपोर्ट है, तुम कुछ बना के दे सकते हो। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करके दिया गया मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। याद रखेंगे जैसे ही नेहरू रिपोर्ट आता है तो लड़का सब जाके टिक मार के चलाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये गलती नहीं करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में
यह नेहरू रिपोर्ट 1928 जो है तैयार किया गया। उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड इरविन था। इस चीज़ को भी हमेशा याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद एक चीज़ और हुआ कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। देखिए, 1931 से 1931 जो समय है उससे एक चीज़ याद आता है कि 1931 में आखिर हुआ क्या होगा। तो वह था 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1931 में वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। तो इरविन और गांधी जी के साथ जो समझौता हुआ था वही गांधी इरविन समझौता कहा गया। अब आते हैं, अब यह जाने कि भाई आखिर गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932। यह तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय अगर हम वायसराय की बात करें तो वो लॉर्ड इरविन ही था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहला दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ ना उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया। पहला और दूसरा जो हुआ गोलमेज सम्मेलन उसमें कांग्रेस जो है वो भाग नहीं लेता है, कहता है कि नहीं। और यह जान ले, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा हुआ था 31 और तीसरा हुआ था 32 में। हम क्या बताए, पहला और दूसरा में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। और जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसी समय गांधी जी और इरविन के साथ समझौता होने की वजह से गांधी जी जो है तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। और एक चीज़ और बता दें आपको कि वह एक शख्स है भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का काम किए। आते हैं अब लॉर्ड लिनलिथगो के पास कि इसका समय जो है 1936 से 1943 रहता है और क्या क्या यह किया इस दरमियान उसको जानेंगे। देखिए, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ ना, मुक्ति दिवस आखिर क्या है? जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन के लोग था, जो अंग्रेज था, वह कहा, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसमें भी ब्रिटेन के लोग कहा भारतवासी को, महात्मा गांधी जो बड़े बड़े नेता लोग थे उनको कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन बिलीव नहीं हुआ, उन लोगों को विश्वास नहीं की। फिर दूसरे जब क्या हुआ कि ये हुआ विश्व युद्ध हुआ तो उसमें क्या होता है कि यह कह दिया जाता है, भारतीय क्रांतिकारी तो शामिल नहीं थे अंग्रेज़ों के साथ कि हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेज़ क्या करता है कि झूठ मूठ का अफवाह फैला देता है कि हमारे साथ जो है कांग्रेस है, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ भारतवासी मौजूद है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी भारत की है जो हमारे साथ चलने को तैयार है। इस चीज़ को देखकर कांग्रेस गुस्सा में आ गया और गुस्सा में आने के बाद क्या होता है कि पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। और इसी त्यागपत्र को देखकर मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। वह समय होता है 22 दिसंबर 1939 का और लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय थे। इस चीज़ को भी हमेशा याद रखेंगे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1940 में। और यह भी जान लें कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही। देखिए, 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है। उस समय भी वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। आते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत का सबसे बड़ा आंदोलन और भारत का अंतिम आंदोलन माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, यह भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही हुआ था। चलिए, अब क्या क्या करें कि उसी समय देखिए लॉर्ड लिनलिथगो जब भारत में वायसराय था उसी समय 1940 में ब्रिटेन में चुनाव होता है और उस समय प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल बनते हैं। और हम 1-2 वायसराय और है जिसको हम इसी वीडियो में ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। हम अभी तुरंत इसको मिटा के तुरंत लिखते हैं, 1 मिनट। और यह भी बताते चले कि इसी के समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही पहली बार जो है जो सबसे पहली बार क्या होता है कि पाकिस्तान की मांग जो है वह लाहौर अधिवेशन में
पाकिस्तान की मांग जो है सबसे पहले किया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए, अब क्या हुआ, जब लॉर्ड वेवेल आते हैं तो लॉर्ड वेवेल का जो समय है वो आपका 1943 से लेकर 47 तक का है। लॉर्ड वेवेल क्या करता है कि इसी लॉर्ड वेवेल के समय 1946 में नौसैनिक विद्रोह मुंबई के क्षेत्र में हुआ है, जो भारत का अंतिम विद्रोह माना जाता है। यह नौसैनिक विद्रोह 1946 में लॉर्ड वेवेल के समय यह विद्रोह हुआ, जो मुंबई क्षेत्र में हुआ था। तो नौसैनिक विद्रोह को भारत का अंतिम विद्रोह माना जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। ये क्लियर होगा, किसके समय में? लॉर्ड वेवेल के समय में। अब देखिए, एक चीज़ और याद रखेंगे कि संविधान का निर्माण शुरू हो गया 22 दिसंबर 1939 से। तो यह जो शुरू हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो जब 22 दिसंबर 1939 को यह संविधान निर्माण शुरू हुआ, उस समय लॉर्ड वेवेल ही थे। इसको याद रखेंगे। अब चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल का उतना खास नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जानेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। 1946 से लेकर 48 तक का इसका कार्यकाल माना जाता है। यह अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय माना जाता है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो गैर भारतीय था वह भी लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। क्योंकि देखिए, जब 47 में देश आज़ाद होता है, जब पाकिस्तान और भारत में दो गुटों में यह देश बढ़ जाता है, उस समय जब बंटवारा होने के बाद क्या होता है कि भारत से वह वायसराय पद को समाप्त कर दिया जाता है और फिर से गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है। तो उसके प्रथम गवर्नर की बात करें, जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो उस समय फिर से वायसराय से हटने के बाद फिर से गवर्नर जनरल पद आया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही बने। इसको याद रखेंगे। तो देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वह सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आता है। तो चलिए देखिए, क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये हम आपको बता ही दिया। हुआ क्या था, एक छोटा सा नोट है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, नोट में क्या कहता है कि लॉर्ड वेवेल के समय 1946 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। लॉर्ड वेवेल के बारे में हम आपको बताए थे। तो लॉर्ड वेवेल के समय 1946 में ब्रिटेन में चुनाव होता है और विंस्टन चर्चिल जो है वो हार जाता है। विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से था, वो हार जाते हैं। ठीक है, और लॉर्ड क्लीमेंट एटली वह लेबर पार्टी से थे, इनकी सरकार बनती है ब्रिटेन में। और लॉर्ड क्लीमेंट एटली अपना चुनावी एजेंडा में यह बात कह दिया होता है कि हम जीतने के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और वो तो बोला ही था, लेकिन उस समय तक इसका आपसे कह दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका भी स्थापना हो गया था। तो पॉलिटिकल दबाव भी आने लगा था विश्व की ओर से कि भाई भारत को आज़ाद किया जाए। तो क्या होता है कि लॉर्ड क्लीमेंट एटली जब चुनावी एजेंडा में कहते हैं कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे जब हम जीत जाएंगे, उसके बाद तो उनका लेबर पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से वो था विंस्टन चर्चिल। तो वह घोषणा जो है करता है भाई, वो घोषणा करता है जून 1948 तक भारत को आज़ाद हम करवा देंगे। तो इसी बात को भारत में कहने के लिए, समझाने के लिए माउंटबेटन को भारत में आना पड़ता है। इसी बात को यहाँ पे रखने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा जाता है कि चलिए ऐसा ऐसा बात है। अब आया क्या होता है कि भारत को आज़ादी मिलता है तो किसके तहत, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिलता है। आज़ादी मिलने के बाद भारत को दो भागों में बांट दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, और जिन्ना का मंसूबा पूरा होता है कि हमको अलग एक देश चाहिए, पाकिस्तान की मांग करता है बार बार। चलिए, अब क्या होता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय पद समाप्त हो जाता है, फिर से गवर्नर जनरल पद आता है और 15 अगस्त 1947 से 48 तक फिर से गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन रहता है। और लेकिन फिर बाद में जब भारतीय उसका विरोध करता है तो वह
उसको भारत छोड़ के जाना पड़ता है। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो 1948 से 50 तक सी राजगोपालाचारी आते हैं। अब क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र होता है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ, उस समय गवर्नर जनरल पद को ख़त्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल पद खत्म और उसके जगह पर राष्ट्रपति पद को लाया गया। यह महत्वपूर्ण काम किया गया जो अभी भी राष्ट्रपति पद हम लोग देखते हैं। तो यह राष्ट्रपति लिया कहाँ से गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह राष्ट्रपति पद लिया गया है। तो आज का सेशन यह भारतीय राष्ट्रीय नहीं, इसका गवर्नर जनरल का था। तो इस हम ख़त्म किए और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 बार देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे बिहार एसआई हो, बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, सचिवालय हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव लेवल जीके का क्वेश्चन वो आपको इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप इसको देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप लोग भूल जाते हैं करना, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास। सामाजिक आर्थिक जो सुधार आंदोलन होता है, किस तरह राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस तरह अपना अद्भुत जो उनका ज्ञान है उसके बदौलत सब पूरे भारत को एक बंध में बांधने का काम करते हैं, उसके बारे में हम विशेष रूप में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद।